तो अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आप पीछे देखिए कि और भी बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। इसके पहले ही वहां पर वीरेंद्र सचदेवा, जेपी नड्डा, मनोज तिवारी, ये सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जीते हुए विधायकों को संबोधित करेंगे और पूरी तैयारी इसकी है। ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से। बीजेपी की शानदार जीत हुई है दिल्ली में। 48 सीटों पर बीजेपी जीती है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। गृह मंत्री पहुंच गए हैं। रवीश, आपके साथ कई तरह के लोग जुड़ रहे होंगे, दूर दूर से आए होंगे, कार्यकर्ता भी, और सभी लोग इस जश्न में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल नगमा, यहाँ तमाम सारे हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों से, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग उम्र से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक जो सबके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वो कुछ कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री? अरे ये पार्टी तय करेगी, पार्टी के बड़े नेता तय नेताओं वाली करेंगे। लाइन ले रहे हैं। नहीं, हम लोग कितना थोड़ा सा, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। अब ये तो पार्टी तय करेगी, कोई ना कोई अच्छा मुख्यमंत्री आएगा। कपिल जी, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, महिला हो या पुरुष हो? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में कहना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी बैठ करके। और सिर्फ वो तो तय करे कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, आखिर कौन होना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ताओं के मन में पूछेंगे तो मैं जहाँ से पूर्वांचल से हूँ उस तरफ से, तो मैं तो चाहूंगा कि मनोज तिवारी बने, उत्तर पूर्वी दिल्ली के। मगर ये कहना ठीक नहीं होगा। जिम्मेदार एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। प्रवेश वर्मा ने अभी हराया है, प्रवेश वर्मा ने हराया नई दिल्ली में केजरीवाल को। क्या मुख्यमंत्री के हैं? हाँ जी, वो हकदार बनते हैं इस चीज के। मुख्यमंत्री को हराया तो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और गद्दावर नेता के बेटे भी हैं वो। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? ये तो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, जो है वो कुछ दिनों में हो ही जाएगा। सब बड़े नेता बनने के लाइन में है, सबकी यही लाइन है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में क्या है? महिला होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, किस वर्ग में होना चाहिए? ये तो मैंने बता दिया ना, सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी कौन होगा। आप कुछ नहीं तय करेंगे, आपके मन में कुछ? हम लोग कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स। तो अभी क्या है नगमा कि जितने लोग जीते हैं उन सबको आप इस पद का दावेदार मान सकते हैं और इसके बारे में केवल 3 ही लोगों को पता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। अब उसके बाद तय होगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की अपेक्षाएं, बहुत बड़ी अपेक्षा है दिल्ली के लोगों के नई सरकार के ऊपर में, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा चेहरा तलाशने की पार्टी जरूर कोशिश करेगी जो कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय भी हो और काम भी बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठाकर करे। तो अब देखना होगा, 3-4 दिन के बाद में साफ हो जाएगा। लेकिन ये आप देखिए, जितना अंदर लोग हैं, मनोज तिवारी पहुंच गए हैं, अरुण सिंह है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इधर आपको तमाम सारे नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग सड़क पर हैं, यानी दीनदयाल उपाध्याय रोड पर, जो कि आईटीओ से जाती है और कनॉट प्लेस को जोड़ती है। तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे खास बात होगा कि अभी प्रधानमंत्री क्या संबोधित करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही, आप देखिए नगमा, सबसे पहले नैरेटिव बनाया, आपको आपदा कहकर पुकारा, और वही एक जो क्लियर लाइन है वही उन्होंने पहली रैली में सेट की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, उन सबको जारी रखा जाएगा। मुझे याद है 2020 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय के प्रभारी थे प्रकाश जावड़ेकर। जब उनसे पूछा गया कि बिजली और पानी पर क्या आपका सोच है, कि कैसी राजनीतिक काट आप इसका सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और हश्र आपने देखा उस वक्त का। तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारा सबक सीखा बीजेपी ने, और तमाम सारे जो ध्रुवीकरण की बात 2020 के चुनाव में देखने को मिली थी, इस ध्रुवीकरण को भी यहाँ पर बीजेपी ने पीछे छोड़ा और स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी। बिजली, पानी, जो महिलाओं के ऊपर में फोकस किया। और आप सोचिए, पूर्वांचली सीट पर, यानी
18 सीटें हैं, उन सीटों पर एक में भी कामयाबी नहीं मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 2020 में, लेकिन इस बार सारी पूर्वांचल की सीटों पर बहुत शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और न सिर्फ पूर्वांचली सीटों पर बल्कि बाहरी दिल्ली की 28 सीटों पर, जो कि जाट और गुर्जर जो है वहां पर ज्यादा हैं, उन सीटों पर जो है उन पर भी काफी अच्छी जो है सफलता मिली है। 7 जो जाट बहुल सीटें हैं उस पर जो है वो 7-0, मुझे याद है पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, नरेला, बवाना, नजफगढ़, ये सारी विकासपुरी, उत्तम नगर, सारी सीटें जीती थी। इस बार सारे सीटों पर जो है बाहरी दिल्ली ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और वो इसलिए साथ दिया गया है क्योंकि बाहरी दिल्ली के जो गांव हैं, 360 गांव हैं, उनकी हालत बहुत खराब थी, सड़कें टूटी पड़ी हुई थी, पानी नहीं स्वच्छ आता था वहां पर। इसके वजह से बहुत ज्यादा नाराजगी मुझे देखने को मिली। मैं तमाम सारे गांव में मैं गया था और उसी से उस वक्त भी मुझे ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। तो अभी आप देखिए कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। एक बड़ा सा अभी आप देखिए पोस्टर लगाया गया है, अब की बार विकास का साथ, दिल्ली ने थामा मोदी का हाथ। और दूसरी बात जो है, जो आज दोपहर के बाद में एक चिट्ठी जारी की गई है जीडी विभाग से दिल्ली सचिवालय के, जिसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स दिल्ली सचिवालय से किसी भी तरीके का कंप्यूटर की किसी भी तरीके से कागजात अपने कार्यालय से नहीं लेकर जाएगा। यानी संकेत साफ है, जैसा कि आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ये बोल रहे थे कि जैसे ही सरकार ये गठित होगी सबसे पहला काम होगा एसआईटी का गठन। कैबिनेट की पहली बैठक में एसआईटी के गठन से लेकर आयुष्मान योजना तक को लागू किया जाएगा दिल्ली में, क्योंकि बहुत आयुष्मान योजना के बारे में अरविंद केजरीवाल ने उस योजना को दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दी। उनका ये कहना था कि आयुष्मान योजना सबके ऊपर में लागू हो। तो पहली प्राथमिकता जो है वो पहली कैबिनेट की बैठक में जो है यही होगा कि आयुष्मान योजना को लागू किया जाए, एसआईटी का गठन हो, और जो जल बोर्ड, बिजली कंपनियों का जहां बीजेपी आरोप लगाते जी जी बिल्कुल आते रवीश आपके पास आएंगे, आगे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो नगमा, ये समय बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से पटा पड़ा है मुख्यालय। प्रधानमंत्री किसी भी समय यहां पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचे हुए हैं। जो विधायक बीजेपी के जीते हैं, 48 नए विधायक, वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो 7 सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का इंतज़ार हो रहा है। रवीश, आप हमारे साथ बने हुए हैं। आपने जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री कौन हो उसको लेकर सवाल पूछा। आपने एक महिला मुख्यमंत्री की भी बात की, लेकिन महिलाओं ने दिल्ली में इस बार जो एक समय आम आदमी पार्टी की वोटों मानी जाती थी, जो फ्री बस राइड की बात थी, लेकिन अब एक बार हम देख सकते हैं इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की जो जीत है उसमें शिरकत की है, तभी इतनी इस तरह से बहुमत बीजेपी को मिली है। ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए दिल्ली में। क्या आभास वहाँ पे महिला वोटर को लेकर, खासतौर से आप तो ग्राउंड पे भी गए थे, हम सब भी गए थे, आपका क्या आंकलन? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि उनका एक हर राज्य में आप देखिए, हरियाणा में आपने देखिए कि महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी रही और वहाँ पर भी जो है जो महिला सम्मान राशि है उसको बीजेपी ने देने का वादा किया था, दिया भी। कई सारे राज्यों में, महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो है वो महिलाओं को सहायता राशि मिली और उसके बाद में वहाँ के भी नतीजे जो है वो आए थे। और जब संकल्प पत्र बीजेपी का तैयार हो रहा था तो अलग अलग राज्यों की महिला सम्मान राशि की योजना क्या है, अलग अलग नामों से जो अलग अलग राज्यों में चल रही है, उस बाकायदा बुकलेट को यहाँ संकल्प समिति को दिया गया था और उनको बोला गया था कि आप एक ऐसा तैयार करिए जिसमें गरीब जो महिलाएं हैं उनके लिए सम्मान राशि कितनी हो, कैसे उसको दी जाए, कौन कौन से हकदार हों, ये सब जो है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही अपने भाषण में कहा था कि महिलाओं को लेकर उनके मन में जो अभी तक की योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं वो जन कल्याण योजनाएं तो जारी रहेंगी ही, साथ में उनको महिला सम्मान राशि भी दिया जाएगा। और उसके बाद में आपने देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, इवन पुरुषों से ज़्यादा उन्होंने मतदान किया और
बीजेपी की हमेशा ये कोशिश रही है कि महिला, मजदूर, किसान, युवा, इन 4 वर्गों को जो है जाति को न तवज्जो देकर इन 4 वर्गों को तवज्जो दिया जाए, और जिसके वजह से हाल फिलहाल में देखिए आपकी एक के बाद एक जो सफलताएं हैं वो मिल रही हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए बड़ी तादाद में जो है वो महिलाएं भी हैं, यहाँ पर पुरुष भी हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि जितनी अंदर जितने लोग हैं उतने ही लोग बाहर हैं। तो ये जो नई एक चुनावी रणनीति बीजेपी ने बनाई, उसके वजह से खासा जो है वो कामयाबी मिली है। और इस बार ये भी रहा कि सबसे खास बात रही कि सब ने मिलकर जो है वो चुनाव लड़ा। बटी हुई कहीं पर भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखी। यही वजह है कि कई सारी महिलाओं को भी जो है वो चुनावी मैदान में उतारा। मनोज तिवारी देखिए पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे के तौर पर, नेता के तौर पर उभरे हैं। इन्होंने ईस्ट दिल्ली में जहां पर पूर्वांचलियों का गढ़ है वहां पर धुआंधार एक का चुनाव प्रचार किया। और आप देखिए जो दिल्ली में तमाम सारे जगहों से मनोज तिवारी और रवि किशन चुनाव प्रचार उनके हलकों में पूर्वांचलियों के बीच करें, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। खुद मनोज तिवारी ने तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा जो रैलियां हैं, पद यात्राएं हैं, रोड शो हैं, उसको यहाँ पर किया। रवि किशन जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, वो भी यहाँ दिल्ली में तो बहुत दिन रहे। ये देखिए कमलजीत सहरावत जो कि एक महिला सांसद हैं, जाट हैं, वो जो बाहरी दिल्ली से ये सांसद हैं, ये भी मौजूद हैं। बांसुरी सुराज खुद जो है वो तेज तर्रार महिला युवा नेता है, सांसद हैं, ये भी मौजूद हैं। तो ये सारे लोगों ने मिलकर जो है एक बहुत ही आक्रामक सियासी प्रचार किया। तमाम सारे जो सियासी लीडर हैं जो अपने उत्तेजक बयानों की वजह से जाने जाते हैं, उन सारे नेताओं को भी कहा गया कि आप इस चुनाव में संयमित भाषा का परिचय दीजिए। यही वजह है कि रमेश बिधूड़ी ने जो पहले एक बयान दिया था प्रियंका गांधी को लेकर, उसके तुरंत बाद में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस तरीके से उनको नहीं कहना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उनके ऊपर में दबाव पड़ा तो उनको माफी तक मांगनी पड़ी है। तो इस चुनाव को बीजेपी ने बहुत ही सकारात्मक रखने की एक योजना बनाई थी। ये देखिए ऊपर कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदौलिया एक दलित नेता यहाँ के एक बड़े नाम हैं और सुरक्षित सीट पर जो है वो योगेंद्र चंदौलिया सांसद हैं, ये भी दिख रहे हैं। रामवीर बिधूड़ी गुर्जर जो है, जो नेता ये माने जाते हैं, सांसद हैं, दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं, ये भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से जातीय और सामाजिक समीकरण को भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की। और आप देखिए सुरक्षित सीटें दिल्ली के अंदर 12 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 14 अनुसूचित जाति के लोगों को मैदान में उतारा। आप सोचिए कि दुष्यंत गौतम जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक बड़ा पद होता है संगठन में, दूसरे नंबर का पद होता है, खुद दुष्यंत गौतम को करोल बाग से उतारा था। रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, तो ये सारे बड़े दिग्गजों को जो है वो मैदान में उतारा। सतीश उपाध्याय जो कि कई सारे राज्यों के वो सह प्रभारी हैं, बाहर जाते रहते हैं, उनको भी बुलाकर उन्होंने यहाँ से मालवीय नगर से चुनाव लड़वाया। तो एक इस तरीके से पूरी चुनावी रणनीति तैयार की गई, जिससे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको तो तरजीह मिले ही, लेकिन सामाजिक और हर वर्ग अपने को उस चुनाव प्रचार से जुड़ा पाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं अब नई सरकार के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारे जो वायदे हैं वो आम लोगों से किए गए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री मैं प्रवेश वर्मा को प्रेफर करूंगा। प्रवेश वर्मा के विचार हमने आज सुबह ही सुने, जिसमें सबसे अच्छा मुझे यमुना रिवर फ्रंट लगा। सफाई भी हो जाएगी और दिल्ली वालों के लिए एक जगह मिल जाएगी जहां वो अपना इवनिंग बिता सकते हैं। यमुना रिवर फ्रंट वाज द गुड। यमुना की सफाई का मुद्दा दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा जो है रहा। खुद प्रवेश वर्मा उन्होंने सांकेतिक रूप से अरविंद केजरीवाल का पुतला जो है वो यमुना के अंदर डुबाया, और आज भी उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट साबरमती नदी की तर्ज पर जो है रिवर फ्रंट बनाया जाए। कुछ और लोगों दिल्ली से इतना डिजर्व करती है। कहाँ से हैं आप? मणिपुर से। मणिपुर से? ओहो, तो मणिपुर से यहाँ हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मणिपुर में। अच्छा, मणिपुर से आए हैं। दिल्ली के आप हैं। दिल्ली का कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ये तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगी। जो भी बनाएगी हमें मंजूर है, जो भी रहेगी हमें अच्छा है। ऐसे हम चाहते हैं परवेज साहिब शिव वर्मा बने। हाँ, ये सारे
बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी आप अनुशासन देखिए कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी को रवीश, आपके मानेंगे। पास यानी वापस लौटते हैं, बड़े नेता लगातार बनने आप की हमारे सारे साथ लोग राह बने पर रहिएगा। हैं। रवीश, हमारे साथ बने रहिएगा, वापस लौटते हैं। बस कुछ नेताओं की विश्वास। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चिराग पासवान को लोगों सुनिए। का उनके प्रति विश्वास की ये जीत है। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया। और इसका कारण भी है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मैं भी कई जगहों पर प्रचार के लिए हम लोग गए और उस वक्त भी मैंने इन्हीं बातों को कहा था कि जहां एक तरफ देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है तो वहीं दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है लोगों के लिए वो चयन करना कठिन नहीं था। एक तरफ विकास का मॉडल था, दूसरी तरफ विनाश का मॉडल था। एक तरफ बढ़ता देश था, दूसरी तरफ दिल्ली जो कि बद से बदहाल होती जा रही थी। लोगों के बीच ये चुनाव करना आसान था और दिल्ली की जनता ने ये चुनाव किया। एक बड़ी आबादी दिल्ली में बिहार, यूपी से आने वाले लोगों की है। हम लोगों ने अपने अपने राज्यों में देखा है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो या हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की जनता ने भी इस बात को महसूस किया। और खास तौर पर पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बहाने बनाती है और दूसरी तरफ एक डबल इंजन की सरकार जो तुरंत हम लोगों को लाभ देगी, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। इस सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को दिल्ली में चुनने का काम किया। दिल्ली